प्यारे विद्यार्थियों, आज इकोलॉजी के अंदर अपन नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक फैक्टर है जलवायु के कारक के अंदर रेनफॉल और ह्यूमिडिटी का स्टडी करेंगे। रेनफॉल है जिसे अपन ब्रॉड टर्म जो है वो प्रेसिपिटेशन है, वर्षण। तो वर्षण जो होता है यानी कि एटमॉस्फेयर से वाटर का कोई भी फॉर्म जो ग्राउंड सरफेस पे गिरता है उसे अपन प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इससे पहले अपन को एक वर्ड जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र। अपनी अर्थ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा जो सिस्टम ऑपरेट हो रहा है जिसके कारण सारा लाइफ एग्जिस्ट है और वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ड्राइव करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है और एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एक जल चक्र जो है अपन उसको बायोजियोकेमिकल साइकिल में, न्यूट्रिएंट साइकिल में भी स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है इसके दो पार्ट होते हैं, दो फॉर्म है जिसके द्वारा ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन और सेकंड है इवेपोट्रांसपिरेशन। प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण और इवेपोट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण। अब जो इवेपोट्रांसपिरेशन यानी इवेपोरेशन, जहाँ पे नॉन लिविंग सरफेस से हीटिंग एक्शन के कारण वाटर वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है जिसके कारण ह्यूमिडिटी बनी रहती है। और एक ट्रांसपिरेशन जहाँ पे वाष्पोत्सर्जन जो पादपों की लिविंग सरफेस से वेपर फॉर्म में जो वाटर का लॉस होता है वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो ये दोनों जो प्रोसेस है, एक में ओपन सरफेस है आपके ओशंस है, लेक्स है, पॉन्ड्स वगैरह, और एक प्लांट की लिविंग सरफेस है, उनके द्वारा दोनों के अंदर वाटर है वो वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है और जिसके कारण एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता होती है, उसकी मात्रा बनी रहती है। और आर्द्रता जब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो होती है एटमॉस्फेयर में वो RH के रूप में होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रूप में होती है, यानी सापेक्षिक आर्द्रता होती है और उसके परिणाम स्वरूप भी प्रेसिपिटेशन होता है। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है ब्रॉड टर्म जिसे अपन वर्षण कहते हैं, यहाँ पे इसके वेरियस फॉर्म्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ जो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है वो रेन है। अपन जानते हैं कि पादपों को मोस्टली जो प्लांट को वाटर अवेलेबल होता है वो कैपिलरी वाटर से होता है। सॉइल के अंदर जो कैपिलरी वाटर होता है, केसिका जल, ये पादपों को उपलब्ध होने वाला जल का मुख्य भाग है, केसिका जल, कैपिलरी वाटर। तो ये जब रेनफॉल होता है, रेनफॉल के बाद में जब वाटर का परकोलेशन होता है उसके बाद में ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वाटर को होल्ड किया गया है सॉइल पार्टिकल के द्वारा, उसे अपन कैपिलरी वाटर कहते हैं। ये अपन सॉइल साइंस में डिटेल पढ़ेंगे। तो ये कैपिलरी वाटर है वो प्लांट को अवेलेबल होता है। हालांकि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें जैसे अपन आगे देखेंगे ऑर्किड्स वगैरह जो होते हैं, मॉसेस वगैरह है, लाइकेंस है, वो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी जो होती है उसको डायरेक्टली यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेरियस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में सबसे पहला ड्रिजल है। ड्रिजल जो होते हैं ये हवा में तैरने वाली माइन्यूट ड्रॉपलेट्स होती है जिसे अपन फुहारे कहते हैं। छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो हवा में तैरती हैं और ये मॉइस्चर को बढ़ा देती है, ये ड्रिजल कहलाती है। इसके बाद में जो रेन होता है, रेन जो मोस्टली लिक्विड फॉर्म में जो वाटर होता है, जो जिसका मूवमेंट डाउनवर्ड होता है ग्रेविटी की ओर से, वो अपन रेन कहते हैं, रेनफॉल कहते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में। और इसके बाद में आता है स्नो। स्नो जो होता है जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर रहता है, ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया में मोस्टली स्नोफॉल होता है। जैसे अपने वेस्टर्न हिमालयाज की बात करते हैं तो वास्तव में जो स्नो होता है वो फ्रोजन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है। फ्रोजन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर जो होती है, नमी मॉइस्चर होती है, वो हाई एल्टीट्यूड में लो टेम्परेचर के कारण विंटर के अंदर, जो विंटर सीजन आता है उस समय वो फ्रोजन फ्रीज हो जाती है और वो मॉइस्चर जो है वो फ्रोजन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, वो जब डाउनवर्ड उसका मूवमेंट होता है वो स्नोफॉल कहता है और इसके कारण पादपों को ज़्यादातर नुकसान होता है। तो ऐसे प्लांट्स से प्लांट्स के अंदर जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं मोस्टली हाई एल्टीट्यूड पे, वहाँ पे उनमें विशेष प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। इसके बाद में ड्यू एंड फ्रॉस्ट की बात करते हैं। ड्यू और फ्रॉस्ट जो होता है, इसे अपन एक तो ड्यू को ओस कहते हैं और फ्रॉस्ट है वो पाला कहते हैं। तो ड्यू और फ्रॉस्ट जो होता है, ये जब विंटर के अंदर टेम्परेचर बहुत लो जाता है तो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर होती है वो लिक्विड फॉर्म में प्लांट के सरफेस पे उपस्थित रहती है लिक्विड फॉर्म में, तो उसके कारण वो अपन ड्यू और फ्रॉस्ट कहते हैं। अगर वो टेम्परेचर और
ज़्यादा डाउन चला जाता है तो फ्रॉस्ट होता है, जिसके कारण टिश्यू जो होते हैं उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं और प्लांट की डेथ हो जाती है। इसके बाद स्लिट और हेल की बात करते हैं। स्लिट के अंदर जो आइस के फॉर्म में जो वाटर है वो वाटर का आइस फॉर्म है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में या स्लिट के रूप में उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। और अगर वही जो आइस है वो बॉल के रूप में उसका मूवमेंट होता है, उसे अपन हेलिंग कहते हैं, यानी कि जो ओले गिरते हैं वो रूप है। तो ये डिफरेंट जो फॉर्म है प्रेसिपिटेशन के, लेकिन इसमें जो चिप मेजर फॉर्म है वो रेनफॉल है। इंडिया की अगर अपन बात करते हैं, चूंकि इंडियन मानसून जो होता है यहाँ पे ज्यादातर जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। साउथ वेस्ट मानसून जो है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है जो अपने इंडिया में केरल स्टेट से प्रवेश करता है और समर के अंदर तो मानसून सीजन के अंदर ज़्यादातर इससे बारिश होती है। तो यहाँ पे जितना भी प्रेसिपिटेशन होता है इंडिया में, अगर उसका एक एवरेज देखा जाए तो टोटल प्रेसिपिटेशन का 45% जो होता है वाटर वो रिवर्स के थ्रू ओशियंस या सीज के अंदर मिल जाता है। 45% वो अपन उसको यूज नहीं कर सकते। इसके बाद में इसका लगभग 20% जो वाटर है 20% जो वाटर है वो परकोलेट होता है। जितना प्रेसिपिटेट फॉर्म ऑफ वाटर है उसका अप्रोक्सीमेटली 20% वाटर है वो सॉइल के अंदर परकोलेट होता है और सॉइल वाटर बनाता है। उसमें से ग्राउंड वाटर में वाटर टेबल भी बनाता है और सॉइल वाटर जो कैपिलरी वाटर और अलग फॉर्म। रिमेनिंग 35% जो वाटर है जो वाटर है वो वेरियस जो वाटर बॉडीज हैं रिजर्वॉयर है वाटर्स के, जो लेक्स वगैरह जो भी है डैम्स वगैरह या ओशनिक सरफेस है, तो उसमें से ये इवेपोरेट होता है। वहां पे उसका इवेपोरेशन का वाष्पीकरण के द्वारा ये वाटर ना लॉस होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो 20% जो वाटर है उसमें से भी ज़्यादातर पानी ग्राउंड वाटर बनाता है और कुछ उसका परसेंटेज है वो ही कैपिलरी वाटर के रूप में पाया जाता है। वही वाटर है वो प्लांट्स को अवेलेबल होता है और जो ग्राउंड सरफेस पे वाटर का कलेक्शन होता है वो एनिमल्स को अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे इंडियन मानसून जो है वो उसके अंदर जो मेजर जो वाटर का फॉर्म है वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है। अब अपन बात करेंगे कि हाउ एनुअल रेनफॉल डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन एनी रीजन। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की दर कितनी है उसके आधार पर वहां की वनस्पति का निर्धारण किस प्रकार से होता है वो अपन इसको इकोलॉजी में अपन यहाँ देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट का डेवलपमेंट है, इसके लिए हाई रेनफॉल थ्रू द ईयर इन एनी रीजन। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पूरे वर्ष भर तक अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है, जैसे कि इक्वेटर के आसपास की अपन बात करते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स हैं, तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वनस्पति वहाँ पे विकसित होती है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल थ्रू आउट हैवी रेनफॉल हो रहा है। सेकंड है स्क्लेरोफिलस फॉरेस्ट। स्क्लेरोफिलस फॉरेस्ट जो है यहाँ पे विंटर में रेनफॉल ज्यादा हो रहा है और समर में रेनफॉल कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में स्क्लेरोफिलस फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होगा। स्क्लेरोफिलस फॉरेस्ट के अंदर मोस्टली जो वेजिटेशन का टाइप है वो श्रब के रूप में होता है, प्लांट स्टंट रहता है कम हाइट का और लेदरी और एवरग्रीन लीव्स पाई जाती है। इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं ग्रासलैंड्स की। ग्रासलैंड्स के अंदर ऐसे एरिया जहाँ पे विंटर में रेनफॉल ज़्यादा होता है और समर में कम होता है। विंटर में हैवी रेनफॉल, समर में रेनफॉल आपके कम है, तो यहाँ पे घास के मैदान ग्रासलैंड टाइप की वेजिटेशन डेवलप होती है। और अंत में जहाँ यूरोफिटिक टाइप के वेजिटेशन जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे स्केंटी रेनफॉल होता है। स्केंटी रेनफॉल का मतलब जो होता है वेरी लो रेनफॉल। और अगर अपन इंडिया की बात करते हैं तो गुजरात का रन ऑफ कच्छ एरिया है और नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान जो थार का मरुस्थल है, और ये कुछ एरिया हैं जहाँ पे स्केंटी रेनफॉल होता है। तो ये आपके क्लाइमेटिक फैक्टर में जो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, हाउ एनुअल रेनफॉल डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेजिटेशन और उसके वेरियस फॉर्म्स क्या है, ये अपन ने उसमें स्टडी किया है। अब अपन सेकंड जो फॉर्म है क्लाइमेटिक फैक्टर में ह्यूमिडिटी।
आर्द्रता कहते हैं हिंदी में। और किसी भी जो क्लाइमेटिक रीजन की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, नमी जो होती है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रूप में उसका मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको पढ़ना है ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता, आर्द्रता। और सिंपल अपन उसको नमी के रूप में देखते हैं। नमी जैसे रेनी सीजन जो हो रहा है अभी, तो उसमें एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। तो और ह्यूमिडिटी का जो डायरेक्ट जो लिंक है वो रेनफॉल से है। जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है वो भी बढ़ता है। तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो आपके इनविजिबल, शॉर्ट में अपन देखेंगे इनविजिबल फॉर्म ऑफ वेपर, एटमॉस्फेरिक वेपर, एटमॉस्फेरिक वेपर, ये ह्यूमिडिटी होती है। यानी जो वायुमंडलीय नमी का अदृश्य रूप, वायुमंडलीय जो नमी है, वेपर है, नमी का अदृश्य जो रूप है वो अपन कहेंगे ह्यूमिडिटी, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब जो ह्यूमिडिटी है वो किन किन चीजों से प्रभावित होती है किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में। ह्यूमिडिटी में एक तो सोलर रेडिएशन की बात करते हैं। सोलर रेडिएशन, जिन भौगोलिक क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता ज्यादा रहती है वहां पे हाई रेडिएशन के कारण ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज होती है, तो सोलर रेडिएशन है। इसके बाद में फिर आप एल्टीट्यूड की बात करो। एल्टीट्यूड, ऊंचाई की जब अपन बात करते हैं तो धीरे 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 हाई एल्टीट्यूड पे भी नमी है वो कम होती रहती है। इसके बाद में विंड वेलोसिटी, वायु के अंदर कितना वेग कितना है, और जो वायु है अगर वो मान लो ड्राई एयर है तो वो ह्यूमिडिटी को कम करता है। ड्राई एयर है तो ह्यूमिडिटी को वो कम कर लेगा। जैसे कि मान लो डेजर्ट एरिया या समर के अंदर बहुत ही गर्म हवाएं चलती है तो ह्यूमिडिटी वहाँ की कम हो जाती है। इसके बाद में फिर टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर में यहाँ ध्यान से समझना है कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा लिंक है ह्यूमिडिटी से। किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में या एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर जो होता है वो आपके इंक्रीज होता है और ह्यूमिडिटी है वो लो होती है। यानी हाई टेम्परेचर कॉजेस लो ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर कॉजेस लो ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर कॉजेस हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर कॉजेस हाई ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद में सोलर रेडिएशन, एल्टीट्यूड, वाइट, इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ओपन सरफेस से जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है या पादप की सतह से ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की, तो जो नमी के रूप में जब वो ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती है तो उस केस में वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। इसलिए कहीं भी जैसे जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट के कारण और इवेपोट्रांसपिरेशन के, हाई इवेपोट्रांसपिरेशन के कारण वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण रेनफॉल भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे ह्यूमिडिटी आपके प्रभावित होती है। अब किसी भी एरिया की ह्यूमिडिटी है उसको अपन RH कहते हैं, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है सापेक्षिक आर्द्रता। अब सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब इसको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक के जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, उस एयर में जो मॉइस्चर है, नमी, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर एट ए टाइम कितनी मॉइस्चर को होल्ड किया है। वायुमंडल के एयर यानी हवा के द्वारा एक निश्चित तापमान पर एट ए टाइम कितनी नमी होल्ड की गई है, उसका फिर अपन कि वो एयर एक टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर या उसी टेम्परेचर पे कितनी मैक्सिमम अमाउंट है वो आपके ह्यूमिडिटी को होल्ड कर सकता है। तो इसको अपन कहेंगे द अमाउंट ऑफ वेपर, होल्ड बाय
एयर एज परसेंटेज, ये परसेंटेज में होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वेपर, वाष्प की वो मात्रा वर्ल्ड बाय ईयर, जो वायुमंडलीय एयर के द्वारा वर्ल्ड के लिए एज ए परसेंटेज, एज द अमाउंट ऑफ moisture, as the amount of moisture it can hold maximum at a given temperature। ये देखिए, एक गिवन टेम्परेचर के अंदर वायुमंडल की हवा के द्वारा कितनी अधिक मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है वो होल्ड कर सकता है, उसकी तुलना में एट ए टाइम एटमॉस्फेरिक एयर द्वारा कितनी वेपर को होल्ड किया गया, ये कहलाएगा आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षिक आर्द्रता, तो सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो धीरे धीरे जब बढ़ती है और जब ये 100% जाती है, जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो 100% जब सापेक्षिक आर्द्रता रहती है तब कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, संघनन की, और गैसेज है वो लिक्विड फॉर्म में, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में उसका प्रेसिपिटेशन होता है, तो वो कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये आपके एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। अब अपन बात करते हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी किन किन फैक्टर से प्रभावित होती है। अब बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करते हैं, तो उसके मेजरमेंट के लिए दो एपरेटस आते हैं, एक तो आता है साइक्रोमीटर, इसे साइक्रोमीटर जो होता है इसके द्वारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट किया जाता है, या एक पेपर स्ट्रिप हाइग्रोमीटर आता है, ये दो है हाइग्रोमीटर, पेपर स्ट्रिप हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर, इनके द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। अब अपन किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो वहां पे पाए जाने वाले प्लांट्स जो है वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। हाँ, रोल ऑफ ह्यूमिडिटी इन प्लांट्स लाइफ की बात करेंगे तो रोल ऑफ ह्यूमिडिटी इन प्लांट्स लाइफ, कुछ पादप ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट जो ह्यूमिडिटी के अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि अपन कुछ उदाहरण लेते हैं, डेजर्ट जो होता है मरुस्थल, वहाँ के पादप जो है वो कम ह्यूमिडिटी में सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर अपन डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के जो प्लांट हैं, जैसे अपन एपीफाइट की बात करते हैं तो एपीफाइट्स के अंदर जैसे ऑर्किड्स हैं, मोस्टली डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ऑर्किड्स हैं, मॉसेज हैं, ब्रायोफाइट और लाइकेंस हैं। लाइकेंस में भी जो फ्रूटिकोज लाइकेंस होता है, जैसे उस्तिया वगैरह इस टाइप से जो डेंस फॉरेस्ट में हैंगिंग पोजीशन में पाए जाते हैं, तो ये कुछ लाइकेंस और मॉसेज और ऑर्किड्स मोस्टली ये जहाँ डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, क्योंकि ये लोअर स्ट्रेटा में जहाँ पे लो लाइट इंटेंसिटी रहती है। देखिए इनका पहले अपन ने पढ़ा कि इसकी डायरेक्ट लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर और विंड वेलोसिटी से डायरेक्ट प्रभावित होती है, तो जहाँ पे विंड वेलोसिटी कम रहती है और टेम्परेचर भी कम रहता है, लाइट इंटेंसिटी बहुत कम रहती है, ऐसे जो लोअर स्ट्रेटा है फॉरेस्ट में वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे आपको एपीफाइट्स के रूप में ऑर्किड, मॉस और लाइकेंस है वो दिखाई देते हैं। और ये जो कुछ प्लांट होते हैं ये डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को होल्ड करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। अगर अपन ऑर्किड की रूट की बात करते हैं, जैसे ऑर्किड है, एपीफाइट्स की परिभाषा अपन जानते हैं कि एपीफाइट्स जिस हायर प्लांट पे ग्रो कर रहा है वो वहाँ से किसी प्रकार का वाटर या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इनके अंदर जैसे ऑर्किड है, ऑर्किड की रूट होती है, उस रूट में जो एरियल जो रूट होती है, दो तीन टाइप की रूट होती है। एरियल रूट के अंदर यहाँ पे एक रूट के चारों तरफ एक डेड टिश्यू होता है, डेड स्पंजी टिश्यू होता है जिसे विलामेंट कहते हैं, और ये विलामेंट जो टिश्यू होता है ये एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर को होल्ड करता है और उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये वाटर को कंप्रेशन जरूरत को पूरा करते हैं, तो इन प्लांट का उनके जीवन में बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा अगर हम कुछ लोअर प्लांट्स की बात करते हैं, जैसे कि फंजाई की बात करते हैं, फंजाई या अदर कुछ माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह या अदर फंजाई, स्पेशली अगर फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई का ज़्यादातर ग्रोथ है वो रेनी सीजन में होता है जब मॉइस्चर सफिशिएंट होती है, तो
ये फंजाई वगैरह जो होते हैं उनके अंदर स्पोर का जर्मिनेशन जो होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई ह्यूमिडिटी से डायरेक्टली प्रभावित होता है। ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ते ही मॉइस्चर जर्मिनेशन फास्ट होता है, स्पोर का जर्मिनेशन, और हाई ह्यूमिडिटी लो ह्यूमिडिटी में उनका रुक जाता है। तो ये दो फैक्टर जो रेनफॉल है और ह्यूमिडिटी है वो डायरेक्टली प्लांट की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये क्लाइमेटिक फैक्टर के रूप में। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।